हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब जो है कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो वह आपका जियोग्राफी से संबंधित है। जियोग्राफी में थोड़ी सी दिक्कत यह होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि समझने में, कुछ बच्चे जो हैं कहते हैं कि समझने में दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छी तरह से फिगर के साथ अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होती, बहुत ही आसान लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आपसे कोई पूछे कि कोई व्यक्ति आकर के कि वो फलाने के घर कहाँ है, उस व्यक्ति का घर कहाँ है, हमें उनके घर पे जाना है, तो आप क्या बताते हो? कि यहाँ से जो है कि रोड जो जा रहा है यहाँ से आगे चलिए और वहाँ से दाहिने घूम जाइए, फिर दाहिने से जो है कि थोड़ा बाएं आगे चल कर घूम के और एक वहाँ पे मंदिर है या पीपल का पेड़ है उसी के जस्ट बगल में है। इस तरह से आप बताते हैं लोकेशन, ऐसे ही कुछ बताते हैं ना। तो आप क्या करते हैं कि किसी विशेष वस्तु की तुलना करते हैं कि कोई अगल बगल कोई पहचान देते हैं कि उन्हीं के बगल में वह है। और जब किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना की जाती है किसी दूसरी वस्तु से, तो हम उसको कहते हैं सापेक्ष स्थिति। क्या कहते हैं उसको? सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति। लेकिन एक बात और है, कुछ लोगों का एड्रेस होता है कि मकान नंबर इतना है, गली नंबर इतना है, कौन से ब्लॉक में है, ये टोटल होता है। तो वह उसको देख करके ही वहाँ पे पहुँच जाता है। और जब इस आधार पर वह जो है कि पहुँच जाता है, तब उसको किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना तो है नहीं। वो सीधे जैसे एड्रेस देखता गया, कैसे कैसे जाना, किधर से घूमना है, वह जाकर पहुँच गया। तो अब उसको कहेंगे वास्तविक स्थिति। उसको क्या कहा जाता है? वास्तविक स्थिति। दोनों में अंतर तो समझ में आ गया है कि कोई वस्तु है या कोई स्थान है, लोकेशन है, यदि किसी प्रसिद्ध स्थान से आप पहचान बता रहे हो तब उसको कहेंगे सापेक्ष स्थिति। लेकिन सीधा आप पहचान नहीं बता रहे हो, किसी वस्तु का सहारा नहीं ले रहे हो या स्थान का सहारा नहीं ले रहे हो, तब हम क्या कहेंगे? उसको वास्तविक स्थिति। इस तरह से पहुंच जाते हो। लेकिन जब आपसे कोई ये पूछे, नहीं अमेरिका कहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ पर है, अब गए तो है नहीं, आप बताएंगे कैसे रास्ता कि यहाँ से दाहिने चले जाइए, बाएँ चले जाइए, तब तो दिक्कत होगी ना वहाँ पर। अब उसके लिए आपको सहारा लेना होगा, या तो विश्व का मैप लीजिए। आप विश्व का मैप लीजिए, वहाँ देखिएगा अमेरिका किस जगह है, तब आप देखिए कि हम तो यहाँ भारत में हैं और ये अमेरिका रहा है, ऐसे ऐसे। या फिर होता है कि एक क्या बोलते हैं उसको, गोल टाइप का होता है, जैसे लगता है पूरी पृथ्वी ही है। क्या बोलते हैं उसको? पूरी पृथ्वी, ग्लोब बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? ग्लोब। मतलब प्रतिरूप एक होता है। किसका प्रतिरूप होता है? प्रतिरूप, एक रूप होता है। किसका? पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का। इतने बड़े पृथ्वी का हम लोग चक्कर तो लगा नहीं पाएंगे। पूरे पृथ्वी पे जगह जगह जा करके एक साथ तो पृथ्वी को देख नहीं पाएंगे कि ये इतनी बड़ी पृथ्वी है और जो है कोई मैजिक ऐसा चीज़ मिल जाए कि एक जगह से खड़े होकर देखें और पृथ्वी इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन क्या है, पूरी पृथ्वी को एक छोटे से आकार में इस तरह से संयोजित कर दिया जाए, सभी देशों को, समुद्र को दिखा दिया जाए कि हम उसको हाथ में भी लेकर के देख सकें, उसी को क्या कहा जाता है? ग्लोब कहते हैं। अब उस ग्लोब पे आप देख करके बताओगे ये जो है कि अमेरिका है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ इंडिया, यहाँ चाइना, यहाँ पाकिस्तान है। इस तरह से आप जगह जगह दिखाते चले जाओ, पॉइंट करते चले जाओगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ आप नोटिस करे होंगे कि वहाँ पर क्या कुछ लाइनें खिंची होती है पूरे ग्लोब पर। बड़ा ग्लोब लीजिए, देखिए ध्यान से, तो उसमें देखेंगे कि पूरा लाइन खिंची होती है ग्लोब पे। कुछ लाइनें दो टाइप का होता है, कुछ लाइन इस तरह से बनी होती है, खिंची होती है, और कुछ लाइनें ग्लोब के उसके चारों तरफ, जो ग्लोब है उसके चारों तरफ ऐसे खिंचा होता है इस तरह से। अब ये लाइनें क्या चीज़ होता है? ये तो एक क्या है कि हम लोग कहें कि रेखा जाल है, बना हुआ है, उस ग्लोब के ऊपर बना है। लेकिन क्या वैसा पृथ्वी पे बना हुआ है? पूरी पृथ्वी को हम लोग देख लिए, ठीक है, कैसे कैसे है, लेकिन क्या वो जो वहाँ पे लाइनें देखे थे इस पे है? नहीं, केवल ग्लोब पर दिखाया गया है। तो ग्लोब पर उन लाइनों को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा। और वो काल्पनिक रेखाएं दो प्रकार की होती है। जो ग्लोब पर रेखा होती है, रेखा जाल या रेखा, वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की वो रेखाएं होती हैं? यह रेखाएं एक तो होती, क्या कहा जाता है? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक
रेखा। अब ये काल्पनिक रेखा कितने प्रकार की होती है जी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं वो? एक को कहा जाता है अक्षांश, एक को क्या कहते हैं जी? अक्षांश कहते हैं, और दूसरे को क्या कहा जाता है? देशांतर। एक को अक्षांश कहा जाता है और एक को देशांतर कहते हैं। अब अक्षांश जो रेखा है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। हाँ ठीक, लैटिट्यूड ही बोला जाता है, लैटिट्यूड। और देशांतर को लॉन्गिट्यूड। ये तो 2 प्रकार की रेखाएं हैं। अब ये दोनों रेखाएं किसको, ऐसे जो रेखा खींची गई होती है उन सबको कहा जाता है देशांतर या अक्षांश, या फिर इन रेखाओं को जो ऐसे ऐसे खींची जाती हैं पूरा? चलिए उसके बारे में देखा जाए कि ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती, ये भी कई प्रकार की हैं। तो इन सभी प्रकारों को थोड़ा अध्ययन करें अच्छे से, ग्लोब के बारे में कि देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है और ग्लोब क्या होता है। ये आज का हम लोगों का टॉपिक होगा। हम लोगों को आज का टॉपिक तो कंफर्म हो गया कि पढ़ना क्या है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा ये क्या होते हैं, कैसे खींचा जाता है, इसकी विशेषता क्या है, क्यों इसका अध्ययन करना है, यही सब जानेंगे हम लोग। मान लेते हैं ये आपका क्या है, ग्लोब है, ये पूरी आपकी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को 2 भाग में इसको काट दिया जाए बराबर बराबर, आधा ऊपर हो जाए और आधा नीचे हो जाए, तो आप कहाँ से इसको कट करेंगे? कहाँ से कट करेंगे? पूरी पृथ्वी को काटना है, क्या बात है, पूरी पृथ्वी को नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है कि अगर कद्दू है और उसको छोटा सा है, उसको बीच में से ऐसा काटिए कि ऐसे रखा हुआ है वो आधा ऊपर हो जाए, तो आप क्या करेंगे? बीच में से कट करेंगे। कैसे कट करेंगे आप उसको? कि यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब ये जब पूरा कट करेंगे तो कट कैसे करेंगे? ऊपर एक लाइन ऐसे खींच देंगे थोड़ी ना पूरा, आप पूरा काटते हुए उस पार तक जाएंगे, मतलब पूरा गोले पे एक लाइन खींचेंगे, एक जगह से शुरू करेंगे और उसके पूरे चारों तरफ एक वृत्त टाइप का बना देंगे। ऐसे ना हुआ, तभी तो आपका कट हो जाएगा पूरा। तो अब इसी को क्या कहते हैं? जो लाइन कट करके निकाल दिया जाता है तो ये 2 भाग में बटेगा, एक तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? मान लेते हैं आप काट करके निकाल दिए, तो एक हिस्सा ये हो गया आपका और एक हिस्सा ये हो गया, 2 भाग हो गए। तो दोनों भाग, अगर ये ग्लोब है तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। इतना तो कंफर्म हो गया आपका कि इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब इसका एक पॉइंट अगर जस्ट एकदम ऊपर मान लिया जाए, ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से पर एकदम ऊपर एक पॉइंट अगर मान लिया जाए तो इसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव, यन से जिसको कि दिखाया जाता है। और सेम उसी तरह से नीचे एक बिंदु मान लें एकदम नीचे, उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसे यस से दिखाया जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो 2 भाग में बांट लिए, दोनों का चेक कर ली। अच्छा, अब जिस लाइन से कट करे, जिस चाकू से आप काट दिए हो, अलग करे हो किसी गोल वस्तु को, तो उस गोल वस्तु को ऐसे कट करे हैं, निकाल दिए हैं, मतलब एक लाइन टाइप का खींचे आप अपने ग्लोब पर कि ऐसे काटना है। इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसी को क्या कहते हैं जी? विषुवत रेखा, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। ये तो इसका नाम हो गया, केवल इसी का नाम, ठीक है।
अब यह जहां से काटा गया था बीचों बीच एकदम से काट के इस लाइन से एक निकाला गया या एक लाइन खींची गई, इसी को हम लोग बेस मानते हैं। इसी को क्या माना जाता है? बेस। और जहां से शुरुआत करते हैं, अगर डिग्री में नापा जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? 0 अंश। तो ये होता है 0 अंश पर। भूमध्य रेखा कितने अंश पर है? 0 अंश पर है। विषुवत रेखा कितने अंश पे है? 0 अंश पर है। इक्वेटर कितने अंश पे है? 0 अंश पे। एकदम कंफर्म हो गया आपका? ठीक। अब ये 0 अंश से हम लोग अब ऊपर कुछ लाइनें खींचेंगे, कुछ लाइनें नीचे खींचेंगे, ठीक है। और जब ऐसे खींची जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा अलग होता जाए, ऐसी कोई लाइन खींचिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग होता चला जाए। वो उधर एक लाइन यहाँ खींच दें, जैसे एक लाइन यहाँ खींच दें पूरा, एक लाइन यहाँ खींच दें, एक लाइन यहाँ खींच दें, एक लाइन यहाँ खींच दें, तो ये सभी लाइनें क्या कर रही हैं? आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कर रही हैं? अलग कर रही हैं। नॉर्थ पोल ऊपर हो रहा है, साउथ पोल नीचे, या हमेशा सब लाइनें क्या कर रही है? ये भी लाइन जो है कि अलग कर दी, अलग कर दी, सब लाइनें एक दूसरे को अलग करती चले जा रही हैं। तो ये जो समांतर रेखाएं खींची जाती है इस तरह से, इन सबको कहा जाता है अक्षांश। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अक्षांश या लैटिट्यूड। इन्हीं रेखाओं को क्या कह दिया जाता है? अक्षांश या फिर लैटिट्यूड। इतना तो कंफर्म हो गया। अब ये अक्षांश कितने प्रकार की है उसके बारे में देखेंगे। अक्षांश क्या एक ही प्रकार है? जैसे एक तो मिल गया यहाँ पे, ये भी अक्षांश है क्योंकि ऐसे ही लाइन खींची गई ना, तो एक अक्षांश पहले मिल गई। अब इसका नाम क्या है जी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर या इक्वेटर। इसके ऊपर भी कुछ लाइनें खींचेंगे तो उसका नाम क्या होगा? नीचे खींच रहे हैं उसका क्या नाम है? तो इस तरह से सभी अक्षांशों का पहले नाम देख लें कि इतना तो कंफर्म हो गया कि यह क्या है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर इसको कहा जाता है। बेस इसी को मान के चलते हैं हम लोग, तो इसको क्या कहते हैं कि 0 अंश पर है। अच्छा, 0 अंश से अब जो है कि ऊपर खींचते हैं कि खींचा कैसे जाता है ये भी ध्यान से देख लीजिए कि जो अक्षांश खींचे जाते हैं, अगर ये अक्षांश है तो इसके ऊपर जितने भी लाइनें खींची जाती हैं सबको अक्षांश कहा जाता है। तो अक्षांश जो खींचे जाते हैं, प्रत्येक अक्षांश एक अंश पर खींचा जाता है। कितने कितने अंश पे खींचे जाते हैं? प्रत्येक अक्षांश एक एक अंश पे खींचा जाता है। अब एक अंश पे खींचा जाता है, इसका मतलब कि ये इतने दूर पर खींचा गया। मान लेते हैं कि ये एक अंश पे खींचा गया। कैसे कहेंगे आप एक अंश पे खींचा गया? आप अगर चांदा रखेंगे, चांदा रख के देखें तो कैसे नापेंगे कि ये एक अंश पर है? ये खींचा गया, इससे इसके बीच की दूरी कितना? एक अंश है। तो नापने के लिए क्या है कि चांदे का जो सेंटर होता है उसको आप पृथ्वी के एक सेंटर को मानिए, उस पर रख दीजिए और देखिए कि यहाँ पर इसके इधर जैसे नापना हो उसमें कि एक अंश पे लगाएंगे तो बहुत नज़दीक लगेगा, या 10 अंश पे मान लेते हैं, इधर टिक लगा दिए, डॉट लगा दिए 10 अंश पर, जहाँ लिखा था वहाँ चांदा यहाँ पर रख दिया ऐसे, तो आधा इसके ऊपर पूरा पूरा चांदा आ गया। अब आप देखेंगे तो इधर से भी 10 मिलेगा, लिखा हुआ कि 10, 20, 30 ऐसे 90, फिर उसके बाद जो है कि कितना 180, और इधर से भी देखेंगे तो यहाँ भी लिखा होगा आपको कि 0 से जो है कि 10, 20, 30 ऐसे यहाँ पर 80 तक ऐसे 2-2 नंबर लिखा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जब देखेंगे 10 पे चांदा यहाँ पर रख दिए, पूरा इसको ढक दिए, अब इसके तरफ 10 पे निशान लगा दिए, तो आप यहीं से इस तरफ भी 10 पे निशान लगाइए। देखिए यहाँ कहाँ पे 10 पे आ रहा है, दोनों तरफ 10 पे निशान लगा दीजिए और उसके बाद चांदा हटा लीजिए, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, यह एक अक्षांश रेखा हो गई। और यह रेखा एक लाइन ऐसे सीधी नहीं होती है, उस पर एक पूरा सर्कुलर के रूप में, वृत्त के रूप में लाइनें खींची जाती है। अब दूसरी लाइन खींचना हो जैसे 30 अंश पे, तो हम यहाँ चांदा इसके ऊपर पूरा रखेंगे, देखेंगे उसके ऊपर 30 कहाँ लिखा, मान लेते 30 यहाँ पर लिखा है, 30 इस जगह लिखा है। अब 30 यहाँ लिखा है तो हमें क्या करना है, और अभी चांदा के दूसरी ओर भी देखना है कि 0 से 10, 20, 30 कहाँ लिखा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 30। अब जब इधर भी 30 मिल गया तो हम क्या करेंगे, चांदा को हटाएंगे और इन दोनों को क्या कर दें, ये मिला दें। अब मिला देंगे तो इसी को क्या कहा जाएगा कि 30 अंश पे अक्षांश रेखा है। अब तो कैसे खींचा जाता है अक्षांश रेखा ये भी कंफर्म हो गया। अब नाम इनका देखें कि कुछ विशेष नाम कौन कौन से हैं इन अक्षांश रेखाओं के। तो अक्षांश रेखा कैसे खींचते, ये तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे पूरी तरह से कि
60 अंश पे 80 अंश पे खींचना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ना 80 अंश कहाँ है, 80 अंश इधर है, फिर चांदा के दूसरी तरफ देखेंगे इधर से 80 अंश यहाँ है, दोनों को मिला देंगे। अच्छा 90 पे अगर खींचना होगा तब क्या करेंगे, इधर से जब देखेंगे तब भी 90 वही मिलेगा, इधर से देखेंगे तब भी वही 90 मिलेगा, और वहाँ पे केवल एक क्या पहुँचेगा, डॉट पहुँचेगा, डॉट लगा देंगे, उसके बाद लाइन कहाँ खींचेंगे, आप नहीं खींच पाएंगे। ठीक, मतलब ये 90 वाला जो होता है लाइन, वो जो है कि एकदम डॉट मिलेगा आपको, लाइनिंग नहीं मिलेगी। अक्षांश के जैसे अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है, वो अक्षांश यहाँ पे लाइन के रूप में नहीं मिलेगा, बिंदु के रूप में मिलेगा। ठीक है इतना। तो एक एक अंश पे अगर खींचा जाएगा तो आप बताइए कि कितनी लाइनें ऊपर खींची जाएंगी, टोटल कितनी लाइनें। एक अंश पे खींच दिए, फिर 2 अंश पे, 3 अंश पे, 4, 5, 6, 7, ऐसे 10, 20, 50, 60, 70, 80 ऐसे खींचते खींचते आ गए कितना, 90। तो एक एक अंश पे खींचे तो कितनी लाइनें हुई, कुल 90 लाइनें हो गई। मतलब उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी हो गई, उत्तरी गोलार्ध में आपके पास कितनी लाइनें हो गई, बोलिए, उत्तरी गोलार्ध में कितनी लाइनें हो गई, 90 लाइनें हो गई। ठीक है इतना। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में 90 लाइनें हो गई, तो आप नीचे जरा चांदा को नीचे घुमा दीजिए, सेम वैसे तो यहाँ भी खींच सकते हैं ना, एक एक अंश पे, एक अंश, 2 अंश, ऐसे 10, 20, 50, 60 ऐसे 90 पर यहाँ पे भी तो आके डॉट लग जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी लाइनें अगर हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 90 अंश, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, अभी तो देखे थे ना, क्या नाम है इसका, बोलिए बोलिए, क्या, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी लाइनें हुई, कितनी लाइनें हुई, 90। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी लाइनें हो गई, कुल 90 लाइनें। अब देखिए कि इसके ऊपर 90 लाइनें, इसके नीचे लंबे 90 लाइनें, और यह एक मिला दिया जाए, टोटल कितना हुआ, तो 90 और 90 प्लस एक भूमध्य रेखा वाली लाइन, इन सब को जोड़ दिया जाए, टोटल ये 90, 180 और ये हो गया 181। 181 लाइनें खींची गई। अक्षांश, टोटल अक्षांश कितने हैं, 181। 2 को अगर डॉट के रूप में मान लिया जाए कि नहीं, जो डॉट है उसको आप नहीं केवल लाइन लाइन देखेंगे, डॉट वाला नहीं देखेंगे, तो 2 इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 ही डॉट था, एक बिंदु यहाँ पे था, एक बिंदु यहाँ, यही तो 90 वाला है, उसको अगर निकाल देंगे तो कितना हुआ, 179। इतनी लाइनें कुल मिल रही हैं आपको। तो ये कौन सी लाइनें हैं, अक्षांश। आपके पास अगर डॉट को हटा करके अगर पूछा जाए लाइन केवल यही मैक्सिमम नंबर है तो इसी पे टिक लगाएंगे हम लोग कि ये सही है, या फिर जो है कि अगर वहाँ पे 181 अगर लिखा हुआ है तब हम इसके ऊपर टिक लगाएंगे। तो ये तो कुल टोटल कंफर्म हो गया। अब जरा देखिए कि इसके ऊपर एक अक्षांश रेखा हम खींच दिए 23.5 अंश पर। कितने अंश पे खींच दिए हैं, 23.5 अंश पर। ठीक है, 23.5 अंश पर। अब इसका नाम क्या है, जो 23.5 अंश पे खींचे हैं इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको, कर्क रेखा। ठीक, जो ऊपर वाली लाइन है 23.5 अंश पर, नाम याद कर लीजिए इसको, अभी फिर रिवाइज करेंगे तब पूछेंगे कि 23.5 अंश पे जो खींची गई है रेखा किस, तो उसको क्या कहा गया, कर्क रेखा। उसके ऊपर एक और लाइनें खींच दी गई। ये कितने अंश पे खींचे, 66.5 अंश पर। अगर 66.5 अंश पे जो लाइन खींचे उसको आर्कटिक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, ठीक है इतना। आर्कटिक, ये सब अक्षांश है ये ना, देखिए 2 टाइप मिल गया ऊपर अक्षांश, 2 तरह के। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे 23.5 पर अगर आ जाएं, 23.5 पर नीचे एक लाइनें खींचे। अब इसको क्या कहा जाएगा, 23.5 नीचे मकर रेखा। क्या कहेंगे, मकर रेखा। 66.5 पर एक नीचे एक लाइनें खींच दें, तो 66.5 पे जो नीचे लाइन खींचेंगे इसका क्या नाम होगा, अंटार्कटिक रेखा। क्या होगा इसका नाम, अंटार्कटिक रेखा। इतना तो नाम आपको कंफर्म हो गया। देख लीजिए नाम क्या है,
कि भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपर चलेंगे तो कर्क रेखा, और 23.5 अंश नीचे अगर खींच देते हैं तो मकर रेखा। अब 66.5 पर ऊपर खींचते हैं तो आर्कटिक रेखा, 66.5 पे नीचे खींच दे तो अंटार्कटिक रेखा। नाम भी आपको कंफर्म हो गया इतना। एक चीज और बच गया है, ये जो मुख्य मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हम लोग देख लिए हैं, तो इसके बीच में जो जगह बच रहा है, ये सब जो एरिया आ रही है, इन एरिया का क्या नाम है? इन सबको एरिया को कहा जाता है जोन, कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? कटिबंध। कटिबंध, कोई दूसरा नाम मत सोचिए। कटिबंध को क्या बोला जाता है? जोन। जोन का मतलब क्या होता है? वहां का स्थान मतलब एरिया। ये यहाँ का क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? एक टाइप का जोन कहेंगे। ये जोन है, ये जोन है। अब ये कौन कौन से जोन है, कौन कौन सा क्षेत्र है, जरा उसका नाम देखें। कि जो 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश नीचे के घेराव में है, इसका नाम क्या है? मतलब भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपर, भूमध्य रेखा के 23.5 अंश नीचे का जो पूरा क्षेत्र है, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंध। नाम याद हो गया? उष्ण कटिबंध। अच्छा, उसके बाद ये भी एरिया और ये दोनों का नाम एक ही होगा, एक ही नाम है, उष्ण कटिबंध। अब इससे ऊपर चलते हैं। 66.5 अंश के नीचे और 23.5 के ऊपर ये पूरा एरिया, यहाँ से ये जो पूरा एरिया है, सेम उसी तरह से नीचे आप आइए 66.5 अंश लाइन तक जो एरिया है, इसका नाम क्या है? तो यह है शीतोष्ण कटिबंध। इन दोनों एरिया का एक ही नाम है। क्या नाम है दोनों का? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध इसका नाम हुआ, तो शीतोष्ण कटिबंध इसका भी नाम हुआ शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है इतना? शीतोष्ण कटिबंध। अब लास्ट एक और बच गया, 23.5 अंश से ऊपर और 66.5 अंश से ऊपर और 66.5 अंश से नीचे, ये दो एरिया और बच गए। अब इन एरियाओं का नाम क्या है? इसका नाम यहाँ पर, इसका भी तो कोई नाम होगा, सेम उसी तरह इसका भी नाम होगा। अब यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, सबसे अधिक। तो यहां पर नाम क्या है? शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। क्या क्षेत्र का नाम है? शीत कटिबंध। उसी तरह से नीचे वाले का नाम क्या है? शीत कटिबंध। ये भी नाम कंफर्म हो गया कि ऊपर वाला एरिया शीत कटिबंध, उसी तरह से नीचे वाला, ये दोनों नाम एक हो गए, ये दोनों नाम एक हो गए और ये एक हो गया। इस तरह से हो गया। अब इसकी मीनिंग थोड़ा सा देख लिया जाए। उष्ण का मतलब होता है हॉट, गर्म, एकदम गर्म। इसका मतलब कि ये एरिया जहाँ पे पड़ती है वो सबसे गर्म है। यहाँ पर जो जो देश पड़ते हैं इसके बीच में, वहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अब उसके ऊपर चले तो यह है शीतोष्ण। शीत और उष्ण जरा संधि विच्छेद करके देखिए, अलग करिए इनको। शीत और उष्ण, शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब ठंडी हो गया, उष्ण का मतलब गर्मी, तो शीत उष्ण का मतलब क्या हो गया? शीतोष्ण। तो यहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों मिक्स होकर के पड़ती है इस पूरे एरिया में। उसी तरह से नीचे वाले एरिया में भी ठंडी और गर्मी पूरा जो है कि दोनों मिक्स होकर के पड़ती है। फिर सबसे ऊपर चलें शीत कटिबंध। यहाँ केवल शीत है, अर्थात यहाँ केवल ठंडी ठंडी पड़ती, यहाँ केवल ठंडी ठंडी पड़ती है। ध्रुवों पर आप ग्लोब पर देखेंगे तो वहाँ पे व्हाइट कलर का दिखाया जाता है, और व्हाइट कलर का कारण है कि यहाँ बर्फ बहुत अधिक जमी हुई है। सबसे ज़्यादा ये रहने वाले स्थान नहीं है कि यहाँ पर जो है कि आसानी से जैसे यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग, वैसे इस उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर जाकर रह लें तो ऐसी जगह नहीं है रहने लायक यहाँ पर। अच्छा, इतनी जगह आपको कंफर्म हो गया। ये नाम ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि
पूरे विश्व में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो हम इस पता लगाएंगे कि ठंडी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, ठंडी गर्मी दोनों के हिसाब से ही, जो वहाँ के मौसम के हिसाब से ही वन पाए जाते हैं, उसी तरह से उसका प्रकार भी रखा गया। किस देश में गर्मी ज़्यादा है, कहाँ पे ठंडी जो है कि ज़्यादा है, इस तरह से हम इसको पता लगा लेंगे कि इसलिए जगह का नाम, इस एरिया का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। कन्फर्म हो गया इतना। अब क्या करते हैं कि बचा एक टॉपिक हम लोगों का देशांतर, या देशांतर पढ़ लिया जाए। अब तो एक बार रिवाइज करवा दें क्या इसमें। जो जीरो अंश पर रेखा है वो जीरो अंश पे एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो कि एकदम मध्य में होती है पृथ्वी के, वो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। तो ऊपर नीचे का मतलब वो भूमध्य रेखा का नाम दिया गया, या विषुवत रेखा, या इक्वेटर कहा जाता है, या जीरो अंश। इसके ऊपर 23.5 पर खींचेंगे तो उसको कर्क रेखा, इसके ऊपर 66.5 पे खींचेंगे तो आर्कटिक रेखा, और उसके नीचे 23.5 पर खींचेंगे तो क्या है, मकर रेखा, और 66.5 पे खींचेंगे तो क्या है, अंटार्कटिक रेखा। उसी तरह से इसके बीच में जगह भी बना हुआ है, और इन सबको कहा जाता है अक्षांश। ये सब क्या है, जो इस तरह से लाइनें खींची गई है, ये क्या है, अक्षांश है। क्या आप जो है कि अध्ययन किया जाएगा देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाओं के बारे में आप देखिए कि जैसे खरबूजा होता है उसको ले लीजिए, या फिर जो है कि आपका कद्दू कोहड़ा जो है उस पर लीजिए। क्या उस पर लाइन एक बनी होती है, इस तरह से एक तरह से ऊपर से शुरू होती लाइन, एक नीचे की तरफ लाइन। खरबूजा देखिए कैसे बना होता है, उस पर लाइनें बनी होती हैं, लाइनें बनी होती हैं। उसी तरह से लाइनें इसके ऊपर भी हम लोगों को खींचना है। अगर वैसे रेखाएं, यहाँ पे क्या था आपका नॉर्थ पोल, और यहाँ क्या था आपका साउथ पोल, और दोनों को मिलाते हुए अगर कोई रेखा इस तरह से खींचते हैं तो ऐसे नहीं कटा होता है उसके ऊपर। कद्दू देखिए, उस पर खरबूजा देखिए कैसे कटा होता है, इसी तरह से एकदम। अगर ये इस पे कटा होता है इस तरह से, तो इसी को कहा जाता है देशांतर रेखा। इन सबको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। मतलब अक्षांश क्या था कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग करने वाली रेखा, ऐसे खींचा गया। एक लाइनें, दो लाइनें, तीन लाइन, ऐसे खींचा गया। लेकिन देशांतर में क्या है कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल को लाइनों से जोड़ दिया गया। और ये भी कितने कितने अंश पे होते हैं, तो ये भी एक ही अंश पर खींचा गया होता है। ये कितने अंश पे, प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच में कितने अंश का जो है कि कोण होता है, तो एक अंश का। अब आप ये जरा बताइए कि एक अंश गोल आपके पास गेंद है, और कहा जाए गेंद पर एक एक अंश पे आप लाइनें खींच दीजिए, तो कितनी लाइन खींचेंगे। जबकि गेंद है तो गेंद का मतलब ये सर्कल का रूप मान लें, तो वह कितने अंश का होता है सर्कल, आपका बताइए। सर्कल कितने अंश का होता है, सही 360 का। तो 360 का मतलब एक अंश पे खींचेंगे, जीरो पे पहले खींचेंगे, तो जीरो के बाद कितना खींचेंगे, एक अंश, फिर दो अंश, फिर तीन अंश, चार अंश, ऐसे खींचते चले जाएंगे। तो 360 अंश अगर है तो टोटल कितनी लाइनें होगी, 360। इसका मतलब जो देशांतर रेखा है, जो देशांतर रेखा है वह कितने होंगी संख्या में, 360 होंगी। संख्या में कितनी होंगी, 360। अब एक उसमें जो पढ़े थे कि ये किस टाइप की रेखा थी, है कि यही अक्षांश है। एक एक अंश पर ये भी खींची जाती हैं, एक एक अंश पे ये सब भी खींची जाती हैं। तो प्रत्येक अक्षांश के बीच में कितने अंश का डिफरेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ तो डिफरेंस होता होगा। कितनी दूरी होती है एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच की, कितनी दूरी है, तो यह होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। लेकिन जब जो है कि देशांतर के बारे में चेक करते हैं तो ये तो सब जगह 111 किलोमीटर है, लेकिन इनके बीच में जब यहाँ आप आके मिल जाएंगे डॉट पर, तब तो जीरो हुआ। इसके बीच में कितनी गैपिंग है, यहाँ पे डॉट लगा दिए, सब आके सब यहाँ पे आके मिल गए, तो कितनी रेखाओं के बीच में दूरी है, जीरो है। लेकिन जब बीच में हम पहुँचते हैं, धीरे धीरे देखिए चौड़ा होता जा रहा है, ये चौड़ा होता चला जा रहा है, बीच में आएंगे तो यहाँ हो जाता है अधिकतम। अब जो अधिकतम यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पड़ रही है, अधिकतम दूरी, इसको कहा जाता है कि यहाँ पे कितना है कि 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। तो देशांतर रेखाओं की दूरी फिक्स नहीं होती है, बीच में अधिकतम होती है और ध्रुवों पर न्यूनतम हो जाती है। लेकिन जो अक्षांश होता है उसके बीच की दूरी
कन्फर्म है कि 111 किलोमीटर होती है। इतना हो गया। उसमें जो ये मेन लाइन एक जीरो पे माने थे उसका क्या नाम था? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहा गया। उसी तरह से इसका भी तो कोई एक जीरो मानकर तब ना एक एक अंश पे खींचेंगे, और वो जीरो इस पे क्या होती है, एकदम सीधी लाइनों के रूप में होती है। मतलब इस तरफ से अगर बॉल है तो बॉल किस तरफ से चलेगी, एकदम सीधी सीधी आ जाएगी। और यहीं से अगर देखेंगे तो इसको हम सीधा मानेंगे तो हल्का से तिरछा होने शुरू हो जाएगा, फिर ये तिरछा होने शुरू हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो बीचों बीच लाइन होती है इसको कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा, या और क्या कहते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और यह ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर चलती है, तो इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, उसी के नाम पर ही पड़ा हुआ है। यह रेखा उसी के ऊपर से होकर चलती है, इसलिए इसका नाम भी जो है ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे प्रधान याम्योत्तर कहेंगे या ग्रीनविच रेखा कहेंगे, या फिर एक और नाम है, क्या क्या नाम है इसका, कि प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा, या इसी को कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा। प्रधान देशांतर रेखा, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, जीरो देशांतर रेखा। जीरो देशांतर रेखा, ये सब किसका नाम है? ये वाली जो जीरो अंश पे मानी जाती है कि जीरो अंश से शुरुआत हो, उसी के एक एक अंश पे ये सब लाइनें खींची गई है। तो ये सब लाइनें जो खींची गई है उसको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। और जो मानक मान लिया जाता है बीचों बीच उसको आता है प्रधान याम्योत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान देशांतर रेखा या फिर जीरो देशांतर रेखा कहा जाता है। अब आगे इसकी संख्या कितनी हो गई वो भी हम लोग पढ़ ली है कि यहाँ पे यह 360 इसकी संख्या होती है। और जो अक्षांश थे उसकी संख्या कितनी थी, अक्षांशों की संख्या, अक्षांश जो अक्षांश थे उसकी संख्या कितनी थी, तो 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक जो है कि भूमध्य रेखा, टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 180 181 रेखाएं। इस तरह से यह ग्लोब के बारे में जितनी जानकारी थी वो हम आपको बता दिए। अब यह ग्लोब जो है अगर पृथ्वी के रूप में अगर चल रहा है तो हम इसमें पृथ्वी किस तरह से गति करती है, कैसे यहाँ पे समय अभी देखा जाता है, अभी समय के बारे में नहीं कि यहाँ भारत में जितना टाइम हो रहा है जरूरी नहीं कि अमेरिका में भी उतना टाइम हो, दूसरे देशों में उतना टाइम हो, कुछ न कुछ टाइम का अंतराल होता है, कितने मिनट का कितने घंटे का टाइम का अंतराल होता है। ये देशांतर और जो है कि अक्षांशों को देख करके डिग्री का पता कर लेते हैं, उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि कितना टाइम का अंतर है, फिक्स उतना ही टाइम का अंतर होता है। तो हम लोग इससे क्या पता लगाते हैं कि अक्षांश और देशांतर से एक तो पता लगाते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, दूसरा समय, कहीं पर जो है कि दिन होता है तो कहीं पर रात होती है, तो उसका जो टाइमिंग का अंतराल होता है वह कितना टाइम होता है वह यहाँ पर हम लोग पता कर लेंगे। जैसे कहा जाता है कि ग्लोब पर भारत अपने 82.5 अंश पे, थोड़ा सा बताते हैं, वैसे अगले वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। तो यह भारत कितने अंश पर है, भारत को कहा जाता है कि 82.5 अंश पर है भारत। अब 82.5 अंश, एक जो है कि जब हम एक एक चलेंगे, ट्रांसफर करते हैं एक देशांतर रेखाओं को, तो 4-4 मिनट का अंतर आता है, 4-4 मिनट का। तो 4 मिनट से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मिनट से, तो 4 मिनट से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 और 8 दूनी 16 और अपान में 2 तो है ही है, इंटू में 4 है, 2 दूना 4 और 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कितना आया, 2 पच्चे 10 और 2 छंग 12 1 13 और 2 1 9 2 1 3, 330 मिनट। 330 का मतलब 60 से भाग दे दीजिए तो 6 पच्चे 30, 5 घंटा 30 मिनट।
तो हम लोग कहते पता है कि इस तरह से होता है कि ग्रीनविच जो रेखा है उससे इंग्लैंड से और भारत में टाइमिंग का अंतर कितना, तो 5.5 घंटा का होता है ना। तो बाकी सभी देशों का कैसे है ये टाइमिंग, कैसे जो है कि चेक किया गया, तो ये हम लोग अगले जो है कि वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, समझ में आ रहा है, तो आप अपने मित्रों को ज़रूर जो है कि उनको बताइए और उनको जोड़िए, और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।